नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज लखनऊ आज पुनः आपके समक्ष कक्षा 12 विषय गणित के अध्याय 4 का द्वितीय भाग लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने सारणी के प्रथम भाग में जो भी मैंने पढ़ाया गया है उसका अभ्यास कर लिया होगा तथा गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल कर लिया होगा। तो चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और भाग 2 में देखते हैं हम आज चर्चा के विषय हमारे आज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुनरावलोकन, यानी कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में हम सारणिकों के अनुप्रयोग को समझेंगे। सारणिकों का प्रसार जो हम लोगों ने प्रथम भाग में सीखा है, हम उसको निर्देशांक ज्यामिति में उसका अनुप्रयोग करेंगे। इसके बाद हम आव्यूह का सहखंडक ज्ञात करना सीखेंगे तथा जानेंगे कि व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं। उसके बाद आव्यूह से संबंधित सारणिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय को समझेंगे और अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, प्रथम भाग जो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था कि सारणिक का प्रसार कैसे किया जाता है। हमने प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि एवं तृतीय कोटि तीनों प्रकार के सारणिकों का प्रसार आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। उसी का अनुप्रयोग हम यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में करेंगे। अब निर्देशांक ज्यामिति में सारणिकों के अनुप्रयोग, यदि हमें अब थोड़ा सा मैं आपका ध्यान पुनः कक्षा 10 में जो आपने पढ़ा उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगी। कक्षा 10 में आपने पढ़ा कि यदि हमें एक त्रिभुज ज्ञात है के शीर्ष ज्ञात है x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो आपने इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा। वन अपॉन टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र आपने पढ़ा था। जबकि हमको तीन निर्देशांक किसी त्रिभुज, तीन शीर्षों के निर्देशांक हमें किसी त्रिभुज में ज्ञात हैं, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा ज्ञात करेंगे। अब बच्चों, हम यहाँ पे सारणिक का अनुप्रयोग कर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र होता है 1/2 x1 y1 1, ये याद करना बहुत आसान है। x1 y1 1, x2 यहाँ पे बच्चों y2 होगा, x2 y2 1 और x3 y3 1। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 1, यहाँ पे हमने कैसे लिख दिया है, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1, किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब बच्चों, आपको ये इस प्रकार से इसलिए लिख दिया है जिससे कि आपका प्रसार जो है वह सरल हो जाए। बच्चों, आपको मैं बता चुके हैं प्रसार में कि हम तृतीय कोटि के प्रसार या द्वितीय कोटि का जब प्रसार करते हैं कि सारणिक का प्रसार जब हम करते हैं तो हम उसे किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं। लेकिन हमको ये आसानी के लिए आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आप वह पंक्ति या स्तंभ लिया करिए या तो जिसमें छोटी संख्या हो, जैसे 1 0 2, या जिसमें अधिकतर 0 हो। तो जैसे कि यहाँ पे यह, यदि हम इसके अनुसार इसका प्रसार करते हैं तो यहाँ पे हम किसके हिसाब से करेंगे, ये तृतीय स्तंभ को लेके इसका प्रसार करेंगे। और बच्चों, आपने प्रसार पढ़ लिया है, आप इसका प्रसार करके देखिएगा, आपको यही सूत्र प्राप्त होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, सूत्र है किस चीज़ का, जबकि हमें किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष ज्ञात हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी, दो चीज़ें। पहली चीज़ तो जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आप उसका मान या उसका हमें हमेशा निरपेक्ष मान लेना है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी आकृति का, इनक्लोज्ड आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसलिए अगर मान लीजिए आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल आया -15, तो आप इसका क्या लेंगे, निरपेक्ष मान लेंगे और फिर आप लिखेंगे 15 वर्ग मात्रा। परंतु यहाँ पे एक बिंदु और ध्यान देने योग्य है कि कुछ प्रश्न आपके अभ्यास में ऐसे आएंगे जिसमें कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात होगा
और आपको शीर्ष बिंदु ज्ञात करने होंगे। तो उस स्थिति में आप मान लीजिए आपको किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है, कितना है 6 ले लेते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए आपको शीर्ष बिंदु आपको ज्ञात करने होंगे, कुछ भी लिख लेते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1/2। तो तब हम आपको यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है तब यहाँ पे आप प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये सारणिक है और सारणिक का मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो जब आपको क्षेत्रफल ज्ञात हो तो आप दोनों चिन्ह लेंगे और जब आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आप उसका निरपेक्ष मान निकालेंगे। इसके बाद हम आते हैं, इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे तीन बिंदुओं, अगर हमें दिए हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो इनके सरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा। हमने एक रेखा बनाई, मान लीजिए इसमें तीन बिंदु स्थित हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो बच्चों आप पहले तो आपको मालूम है सरेख बिंदु क्या होते हैं। एक ही रेखा पे स्थित होने वाले बिंदुओं को हम सरेख बिंदु कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। और सरेख बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा प्रतिबंध तैयार हो गया। हमने अगर इसको लिखा 1/2, जो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी पढ़ा था, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो ये हमारा इसको क्या लिख देंगे, 0 के बराबर लिख देंगे। और ये 1/2 जो संख्या है ये यहाँ जाके भाग हो जाएगी, तो फिर यहाँ 0। अतः हमारा प्रतिबंध बनता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए अगला है, यदि आपको दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 ज्ञात है तो आप रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे। फिर से हम एक रेखा लेते हैं और इसमें दो बिंदु स्थित हैं, x1 y1 और x2 y2, ये हमें ज्ञात होंगे। तो हम मानेंगे कोई तीसरा बिंदु x y भी इस रेखा पर स्थित है। पुनः वही कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं, सरेख बिंदु है, अतः इनके द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। फिर से हम यही वाला सूत्र, यही वाला प्रतिबंध का उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं x1 y1 1, x2 y2 1, और यहाँ पे x3 y3 की जगह हम लिख देंगे x y1 बराबर 0। और इसे सारणी के प्रसार से जब आप इसका प्रसार करेंगे तो आपको एक समीकरण मिल जाएगा जो कि x1 y1 और x2 y2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण होगा। चलिए एक त्रिभुज जिसके कि हमें शीर्ष ज्ञात है, -2 -3 3 2 और -1 है। चलिए एक बना लेते हैं त्रिभुज, -2 -3 3 2 और -1 -8। तो यदि ये x1 y1 इसको मान लेते हैं, x2 y2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं x3 y3, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम अभी पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हम पढ़ चुके हैं, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसमें हम इनके मान रख देंगे, तो आएगा 1/2। यहाँ पे आप लिखेंगे -2 -3 1, 3 2 1, और यहाँ पे -1 -8 1। बच्चों मैं यहाँ पे ये तृतीय पंक्ति के सापेक्ष, ये तृतीय स्तंभ के सापेक्ष इस सारणी का प्रसार करूंगी। तो आप जानते हैं हम कैसे निकालते हैं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अभी हमने पिछले भाग में इस सारणी के प्रसार को पढ़ा था। क्या पढ़ा था, A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। ठीक है, इसी प्रकार से करेंगे तो यानी कि ये जो अवयव है ये क्या अवयव कहलाएगा, A13, ये है A23 और ये है A33। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो A11 हमारा क्या है, अगर हम इस स्तंभ के सापेक्ष कर रहे हैं तो हम लेंगे 1, और यहाँ पे इस अवयव का क्या लिखेंगे, हम कोफैक्टर लिखेंगे यानी सहखंड लिखेंगे। तो यह पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा। उसके पहले हमें A11 निकालने के लिए हम इसमें कैसे निकालेंगे, यहीं पे निकाल लेते हैं। तो A11 यहाँ पे हम, चूंकि ये
पहली A13 A23 A33 ले रहे हैं, तो हम इसको पहले लिख देते हैं A13 प्लस A23 प्लस A33 और कैपिटल A33। तो यहाँ पे सबसे प्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे। 1 + 3 एक सम संख्या है, तो ये प्लस का निशान आ जाएगा। और यहाँ पे तृतीय स्तंभ और प्रथम पंक्ति यदि हम छोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 × -8 -24 और -1 × 2 -2। ठीक है, उसके बाद हम फिर से करते हैं। अब यहाँ पे A23 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है, अर्थात एक विषम संख्या है, तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे फिर हम 1 लिखेंगे साथ में, क्योंकि A23 जो अवयव है वो 1 है। और फिर यहाँ पे द्वितीय पंक्ति एवं तृतीय स्तंभ का को हटाकर जो करेंगे प्रसार वह आएगा, ये देखिए, द्वितीय पंक्ति एवं तृतीय स्तंभ अगर हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, +16 और -3 और यहाँ पे फिर +1, क्योंकि A33 कैसा है, एक सम संख्या है, तो प्लस हो गया 1। और यहाँ पे फिर से हम इसका तृतीय स्तंभ और तृतीय पंक्ति को छोड़ देंगे तो आएगा -4 -9। अब इसको हल करते हैं तो 1/2, ये बच्चों इसको हम हल करेंगे तो -24 + 2 ये आएगा -22। यहाँ पे आप इसको हल करेंगे तो ये 16 - 3 13 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -13 और यहाँ पे -4 + 9 यानी +5। इसको हल करने पे हमें मिलेगा 1/2 -30 और ये आ गया -15। फिर से वही चीज़ बच्चों कि यदि हम यहाँ पे आया है हमारा 15, तो यहाँ पे फिर से देखिए बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा -15 आया है, पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसका क्या निकालेंगे, निरपेक्ष मान। तो ये हो जाएगा 15 वर्ग मात्रक। इस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे। आगे देखते हैं, अब हम निकालना सीखेंगे किसी भी आव्यूह का सहखंडज। किसी भी आव्यूह का एक वर्ग आव्यूह अगर हमको ज्ञात है तो Aij का सहखंडज आव्यूह Aij के परिवर्त के रूप में परिभाषित होता है, जहां Aij अवयव Aij का सहखंड है। आव्यूह A के सहखंडज को हम एडजॉइंट Adj, क्योंकि सहखंडज के लिए जो इंग्लिश में टर्म यूज होती है वो होती है एडजॉइंट A, और इसके प्रथम 3 अक्षरों को लेकर हमने जो बनाया वह आया Adj। तो अब देखते हैं, एक हम आव्यूह लेते हैं द्वितीय कोटि का A11 A12 A13 ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि हमें एक ऐसा आव्यूह पहले हम बनाएंगे जो कि किसका बनेगा, सहखंड का आव्यूह बनाएंगे और फिर हम उसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त करेंगे। तो हम एक आव्यूह बनाते हैं सहखंड का आव्यूह, सहखंड का आव्यूह, और इसको हम मान लेते हैं B। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि सहखंड को हम कैपिटल A11 से प्रदर्शित करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। और अगर हमें एडजॉइंट ए लिखना है तो एडजॉइंट ए बराबर होगा B डैश, यानी कि B का परिवर्त या ट्रांसपोज आपने आव्यूह पाठ में पढ़ा है कि जब हम प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ, इस प्रकार से और तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ बना देते हैं तो वह कहलाता है उसका एडजॉइंट। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस प्रकार से ज्ञात करें। अब आप ये ध्यान रखिएगा, जो एडजॉइंट ए होता है ये एक आव्यूह होता है। चलिए अब देखते हैं, इस प्रश्न में हमें आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें इनके माइनर यानी कि माफ कीजिए इसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो A11 सर्वप्रथम हम क्या निकालेंगे, इसका A11। तो A11 निकालने के लिए हम इसको प्रथम पिछले भाग में हम बच्चों पढ़ चुके हैं कि पहले तो हम इनका योग करेंगे, अगर ये सम संख्या है तो प्लस का निशान आ गया, और प्रथम पंक्ति और
प्रथम स्तंभ को छोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और यहाँ 5 को 0 से, तो 3 माइनस 0 अर्थात क्या आया यहाँ पे 3। A12 इसी प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे ये प्रथम पंक्ति, पहले तो निशान चिन्ह लगा लेंगे। 1 + 2 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो इसलिए माइनस का निशान लगेगा। और प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को अगर हम छोड़ेंगे तो हटा देंगे तो हमें मिलेगा 2 माइनस -10 अर्थात ये हो जाएगा माइनस में 2 + 10 यानी -12। A13 ज्ञात करेंगे। 1 + 3 4 यानी ये एक सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पे इसके हिसाब से देखेंगे तो प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ को छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 0 0 माइनस में -6। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 6। इसके बाद A21 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर 2 + 1 3 होता है, माइनस का निशान लगेगा और इसको द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ को छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस द्वितीय पंक्ति एवं प्रथम स्तंभ को छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -1, ये हो जाएगा 1। इसी प्रकार से हम A22 निकाल लेंगे, दोनों का योग सम संख्या, प्लस लगाएंगे हम और ये भी आप हल करेंगे तो आएगा 1 -4, यह आएगा आपका 1 + 4 5। इसी प्रकार से A23 2 + 3 एक विषम संख्या होती है तो ये हो गया माइनस का निशान। और यहाँ पे ये A23 इसका निकालेंगे तो 1 0 0 0 माइनस यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये आएगा +2। अब हम निकालेंगे A31 निकालने के लिए फिर 3 + 1 आपका हमारा होता है, 3 + 1 हमारा होता है एक सम संख्या है तो A31 यानी कि हम क्या निशान लगाएंगे, यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे और फिर इसके अवयवों को निकालेंगे तो आएगा -5 -6 अर्थात -11। A32 3 + 2 5 यानी एक विषम संख्या है तो फिर से इसको ज्ञात करेंगे तो आएगा 5 - 4 यानी कि -1। ये बच्चों 11 है, इसको काट कर लिखे तो -11। और A33 ज्ञात करेंगे, 3 + 3 एक सम संख्या है तो यहाँ पे प्लस का निशान आएगा और यहाँ पे इसको लिखेंगे तो आएगा हमारा 3 - 2 तो 3 + 2 यानी ये हो गया हमारा 5। ये आ गए। अब हम एक बी आव्यूह बनाते हैं जो कि सहखंडों का आव्यूह है, सहखंड का आव्यूह। इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं बी से। ये हमारा हो जाएगा 3 - 12 6 1 5 2 और यहाँ पे इसके बाद ये जो तीसरी है ये भी हम लिख देंगे तो ये हमारा आएगा -11 -1 और यहाँ पे 5। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए यानी कि हम क्या निकालेंगे, सहखंडज। बच्चों इन दोनों नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सहखंड बोलते हैं जब हम उपसारणी के बाद जो सहखंड निकालते हैं, ये जो A11 हमने निकाले हैं, A12 A3 ये सहखंड होते हैं और सहखंडज एक आव्यूह होता है। तो सहखंडज आव्यूह हमारा क्या निकलेगा, ये इसको हम लिखेंगे, ये बराबर होगा B का परिवर्त, यानी कि ये जो हमने निकाला है इसका परिवर्त निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 - 12 6। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ बन गई, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ बन गई एवं तृतीय पंक्ति को हमने तृतीय स्तंभ बना दिया। इस प्रकार से ये हमारा निकला है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं। एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि उस आव्यूह का जो सारणिक है वो 0 ना हो तब, और इसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। आव्यूह लिया 1 2 3 4, इसका सारणिक ज्ञात करते हैं तो हमें 1 को 4 से गुणा करेंगे और 3 को 2 से, तो 4 - 6 यानी कि -2 आ जाएगा। ये नॉट इक्वल टू 0 है, अतः यह आव्यूह कैसा है, यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। आगे आता है, यदि एक वर्ग आव्यूह
है वह अव्युत्क्रमणीय तब होगा यदि उसके सारणिक का मान क्या होगा, शून्य होगा, और इसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब व्युत्क्रमणीय होता है तो ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जब अव्युत्क्रमणीय होता है तब ये इक्वल टू 0 होता है। चलिए इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। एक और हमने बी आव्यूह लिया 1 2 4 8, इसका सारणिक निकालते हैं। तो आएगा 1 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस 2 इंटू 4 कितना आ रहा है, 0। तो ये कैसा आव्यूह है, ये एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। तो यदि आपको ए एक n कोटि का आव्यूह दिया है, हमको ज्ञात है जो कि n कोटि का है, तो ये प्रमेय ए एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉडल सारणिक ए आई एन। यहाँ पे आई एन क्या है, ये एक तत्समक आव्यूह है जिसकी की कोटि n है, यानी कि इस प्रकार का ये आव्यूह है जिसके के विकर्ण विकर्ण के जो पद हैं वो 1 है। इस प्रकार के आव्यूह को हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। और ये कितनी कोटि का है, ये यहाँ पे हम कितनी कोटि का लेंगे, n कोटि कहाँ से आएगी, जितनी कोटि का हम a लेंगे उतनी ही कोटि का ये तत्समक आव्यूह भी लेंगे। तो चलिए इसको मैं ये वाला भाग आपको सिद्ध करती हूँ और आप इसको घर पे करेंगे। तो देखिए मान लीजिए एक आव्यूह मैंने लिया a, इसमें यहाँ पे हम द्वितीय कोटि का एक व्यापक आव्यूह लेते हैं, a11 a12 a21 a22, और इसका एडजॉइंट है हम जानते हैं क्या होता है, a11 a12 a21 a22, ये एडजॉइंट है बच्चों। आइए थोड़ा सा मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कैसे निकाला हमने। अगर हम इसका सहखंड किसी आव्यूह ए का लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, a11 a12 a21 और a22, और जब हम इसका परिवर्त निकालते हैं तो ये हो जाता है एडजॉइंट ए। इसका हमने अगर परिवर्त निकाला तो यानी कि ये हो गया a11 a12 a21 a22। ये हम अभी आपको बता चुके हैं कि एडजॉइंट ए ऐसे निकाला जाता है, तो यही मैंने लिख दिया है। अब हम इन दोनों आव्यूहों का क्या करेंगे, गुणन करेंगे। गुणन करेंगे, आप लोग आव्यूह का गुणन निकालना आव्यूह पाठ में सीख चुके हैं। कैसे करेंगे, प्रथम पंक्ति को पहले प्रथम स्तंभ से करेंगे, तो आएगा a11 प्लस a12 a12। इसके बाद प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से करेंगे, a11 a21 प्लस a12 a22। फिर हम द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ से करेंगे, तो a21 a11 प्लस a21 a11 प्लस a22 a12, और यहाँ पे आएगा a21 प्लस a22 a22। बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको पिछले भाग में आपको बता चुके हैं कि किसी सारणिक के प्रसार, यदि हम किसी भी सारणिक के अवयव को उसके सहखंड से गुणा करते हैं तो वह उस सारणिक का क्या होता है, प्रसार होता है। और यदि हम उसको किसी अन्य पंक्ति के सहखंड से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट। यदि मान लीजिए a11 को मैंने द्वितीय पंक्ति के, यदि मान लीजिए यहाँ पे a1 इस पंक्ति को अगर मैं दूसरी पंक्ति के सहखंडों से गुणा कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, यानी कि a11 a21 प्लस a12 a22 बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी प्रकार से a21 a11 प्लस a22 a12 भी हमें 0 मिलेगा, क्योंकि हमने अवयवों को दूसरी पंक्ति के सहखंडों से गुणा किया है। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रसार हो गया, और ये हमारा शून्य हो गया, ये भी शून्य हो गया, और ये सारणिक ए का सारणिक हो गया। इसको हम अगर आव्यूह है इसलिए हम इसको बाहर ले लें, तो कॉमन ले लें,
तो हमारा बचेगा 1 0 0 1 और इस प्रकार से ये हमारा आ गया A सारणिक इंटू I2, जहाँ I एक तत्समक आव्यूह है द्वितीय कोटि का। तो इस प्रकार से आप ये वाला भाग स्वयं करिएगा। अब देखिए अगली प्रमेय है कि यदि A तथा B दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं तो AB और BA भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं। ये हमारी द्वितीय प्रमेय है। इसके बाद प्रमेय 3 देखते हैं। आव्यूह के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है, अर्थात AB, यानी कि अगर हमें दो आव्यूह दिए हैं AB, उनका गुणनफल निकाल के उनका सारणिक निकालें और उनका अलग से सारणिक निकाल के फिर उनका गुणनफल निकालें तो वह बराबर होता है। इसके बाद अभ्यास के लिए प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सत्यापित कीजिए कि A एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इज इक्वल टू AIN। तो यहाँ पे अभी आपको ये प्रमेय मैंने सिद्ध करके दिखाई, वही आपको इन सवालों में करनी है। यानी कि पहले आप इस आव्यूह का एडजॉइंट यानी कि सहखंडक ज्ञात करेंगे और फिर A को सहखंडक से गुणा करेंगे और इस प्रकार से पहले आप ये वाला भाग सिद्ध करेंगे, फिर ये वाला भाग और यहाँ पे इसको यहाँ पे सारणिक ज्ञात करके और इसको सिद्ध करेंगे। नेक्स्ट है, दर्शाइए कि बिंदु A, ये जो बिंदु ज्ञात है ये सरेख है। तो इसके लिए हमने कंडीशन पढ़ ली है कि जब हम त्रिभुज वाले क्षेत्रफल में ये आपने कंडीशन पढ़ी है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के, तब तो ये सरेख होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो आप इसका LHS लेके चलिएगा, यदि ये 0 आता है तो ये सरेख है, अन्यथा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। अब इस प्रश्न में आपको जब त्रिभुजों का क्षेत्रफल मैंने पढ़ाया तब मैंने आपको बताया कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा तो आप यहाँ पे जैसे ये सवाल करेंगे तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को +-4 यानी कि जब सारणिक में रखेंगे तो यहाँ पे +-4 रख के हल करिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप करिएगा। आशा आपको समझ में आ गया होगा। इन अभ्यास के प्रश्नों का आप हल करिएगा, आप आराम से कर लेंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन अभ्यास के लिए हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक दीक्षा ऐप यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर